हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यानी कि गैन्स क्या होते हैं। अब जब हम गैन्स नेटवर्क की बात करते हैं ना, तो थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह के डिफरेंट गैन नेटवर्क होते हैं और गैन्स के थ्रू हम किस किस तरह का डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखो, ये एक पेपर था, ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। ये इस पेपर का नाम था। तो ये क्या है? कंडीशनल गैन्स। गैन्स के अंदर ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम के लिए डिफरेंट गैन नेटवर्क्स बने हैं। तो ये जैसे कंडीशनल गैन नेटवर्क है, इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एग्जाम्पल देख रहे हो कि अगर आप ये जो इमेज जहाँ पे ये जो पर्सन है ये यंगर है, इसकी इमेज आप गैन नेटवर्क को देते हो, तो गैन नेटवर्क आपको एक न्यू इमेज जनरेट करके दे रहा है कि वो पर्सन कैसा दिखेगा जब वो पर्सन ओल्डर हो जाएगा, यंगर टू ओल्डर। ये इनपुट होगी गैन को और ये आउटपुट आपको मिलेगी। और सेम इस एग्जांपल में देखो, ओल्डर टू यंगर, आपने गैन नेटवर्क को ये इमेज दी जब वो पर्सन ओल्डर था और अब वो उसको जनरेट करके उसने ये इमेज दी कि वो पर्सन यंगर, अगर फॉर्म में उसको देखोगे तो वो पर्सन कैसे दिखेगा। तो इस तरह का काम कर सकते हो आप गैन नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ये होता है। इस तरह का काम अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे? कंडीशनल गैन नेटवर्क्स को यूज़ करके करोगे। फिर एक एग्जाम्पल है पिक्स टू पिक्स गैन। ये एक डिफरेंट तरह का गैन नेटवर्क है। ये किस तरह के काम कर सकता है? ये एग्जाम्पल इमेज देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये इनपुट आपने मॉडल को दी पिक्स टू पिक्स गैन को। ठीक है, हमने सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है। एंड पिक्स टू पिक्स गैन नेटवर्क जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमें इस तरह की आउटपुट इमेज मिली जो कि मोर रियलिस्टिक लग रही है, कलरफुल है। तो वो एक्चुअल कैट की तरह लग रही है, विद मोर रियल फीचर्स, राइट। तो इस तरह का काम कर सकते हो आप पिक्स टू पिक्स गैन को यूज़ करके। उसके बाद स्टैक गैन्स होते हैं। स्टैक गैन के थ्रू क्या होता है कि आप टेक्स्ट इनपुट दोगे। इनपुट क्या होगी? इस स्टैक गैन मॉडल को इनपुट क्या मिलेगी? कोई भी टेक्स्ट जिसके जैसा आप इमेज जनरेट करना चाहते हो उस तरह का कोई टेक्स्ट आप उसको दोगे मॉडल को। यहाँ पे हमने दिया है टेक्स्ट, अ बर्ड विद अ रेड हेड एंड वाइट विंग्स। तो उसने हमें ये वाली इमेज जनरेट करके दे दी। तो इस तरह का अगर आपको काम करना है तो आप स्टैक गैन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हैं सुपर रेजोल्यूशन गैन्स, जिनको हम SR गैन्स भी कहते हैं। तो नाम से ही समझ आ रहा है सुपर रेजोल्यूशन, मतलब यहाँ पर आप अपने मॉडल को अगर लो रेजोल्यूशन इमेज दोगे, जैसे कि ये इमेज है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये कितनी ब्लरी ब्लरी सी व्हीकल्स दिख रहे हैं। तो हमारे मॉडल ने, ये आउटपुट है हमारे मॉडल की, SR गैन मॉडल की। तो ये इनपुट थी SR गैन मॉडल की। जब उसने उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया इनपुट इमेज को, तो इस तरह की आउटपुट आपको दिखेगी। तो यहाँ पे ये व्हीकल्स देखो, ये ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू दिस इमेज, राइट। तो ये ऐसा काम अगर आपको करना है तो SR गैन के थ्रू कर सकते हो। आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ SR गैन का। यहाँ पे ये जो इमेज है, ये सपोज करो आपके पास कोई इमेज है, वो कंप्रेस्ड इमेज है या फिर वो थोड़ी ब्लरी इमेज है। तो SR गैन के थ्रू आप देखो इस तरह की इमेज ले सकते हो, बेटर क्वालिटी की इमेज मिल जाएगी। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, आपके पास ये इमेज थी आपकी जो लो रेजोल्यूशन है ना। तो SR गैन उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करके आपको ऐसे दे सकता है, इमेज की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। इस तरह का काम आप कर सकते हो SR गैन के थ्रू। गैन्स के थ्रू हम और भी बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि ये एक और एग्जांपल है, ये इनपुट इमेज है। ठीक है, इस इमेज को हम चाहे तो गैन्स के थ्रू हम चाहते हैं कि हेयर ब्लॉन्ड हो जाएं, ठीक है, या फिर ये जो इनपुट इमेज है इसके हेयर स्टाइल कैसा हो जाए, इसको बैंग्स मिल जाए जो आगे से हेयर कट होता है। फिर उसके बाद इसको देखो, यहाँ पर स्माइल, हमने इसके फीचर जो लिप्स वाले फीचर है वो चेंज करके यहाँ पे स्माइल हो गया, या फिर इसको मेल फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह का कोई भी काम है ना, हम गैन्स के थ्रू कर सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये इनपुट एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल जनरेट किया। ये पहले नहीं थे, राइट। तो ये हमारे मॉडल ने न्यू एग्जाम्पल जनरेट करके दिए जो कि ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। तो जनरेटिव AI मॉडल्स का यही काम होता है, न्यू डेटा जनरेट करना जो हमारे पास नहीं होता पहले, बिल्कुल इंटायरली न्यू सैम्पल्स क्रिएट करके देना। तो इस तरह के ना बहुत सारे और भी गैन नेटवर्क हैं, मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि गैन नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, उनका नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कैसे डेटा जनरेट होता है, लॉस फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम अब डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम गैन नेटवर्क को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये गैन नेटवर्क का ना आर्किटेक्चर दिखता है।
तो गैन नेटवर्क में ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है जनरेटर, ये सेकंड है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, ये दोनों मिलके गैन नेटवर्क बनाते हैं। जनरेटर भी एक न्यूरल नेटवर्क होता है, डिस्क्रिमिनेटर भी एक न्यूरल नेटवर्क होता है। इन दोनों का काम अलग अलग होता है। जनरेटर का काम होता है न्यू डेटा जनरेट करना, फेक इमेज जनरेट करना, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है कि पता लगाना कि उसको इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि जब कोई डिस्क्रिमिनेटर को इनपुट मिल रही है तो वो जो जनरेटर ने फेक इमेज जनरेट की थी वो है, या हमारे जो रियल डेटा सेट है, एक्चुअल डेटा सेट है, उसका कोई सैंपल है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर को किस चीज़ में ट्रेनिंग मिलेगी? डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेनिंग मिलेगी ये पता करने की, ये फाइंड आउट करने की कि डिस्क्रिमिनेटर को जो इनपुट मिल रही है वो फेक इमेज है जो जनरेटर ने जनरेट की है, या फिर वो रियल डेटा है जो कि हमारे डेटा सेट का डेटा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर का सिर्फ इतना काम है। डिस्क्रिमिनेटर ना एक क्लासीफायर होता है, बाइनरी क्लासीफायर। ये आपको जो आउटपुट मिलेगी ना, ये 0 के 1 के फॉर्म में मिलेगी, ये मैं आपको भी समझाऊंगी। पर डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? सिर्फ क्लासीफायर का काम है। ये सिर्फ इतना पता लगाएगा कि जो इमेज इसके पास आ रही है वो जनरेटर ने जनरेट की हुई है या फिर वो हमारे एक्चुअल डेटा सेट की इमेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉस कैलकुलेट करते हैं जनरेटर का एंड डिस्क्रिमिनेटर का। तो अभी हम इन चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? देखो, पहला स्टेप क्या है? जनरेटर की इनपुट क्या बनती है? रैंडम नॉइज़। ये एक नॉइज़ है जो कि 1D वेक्टर है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डिटेल कि रैंडम नॉइज़ क्या होती है, कैसे बनेगी ये रैंडम नॉइज़, फिर ये कैसे जनरेटर के पास जाएगी, जनरेटर उससे कैसे इमेज जनरेट करेगा। तो पहले हम सिर्फ इतना पार्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम नॉइज़ इन जनरेटर वाला। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस रैंडम नॉइज़ मीन्स। रैंडम नॉइज़ मीन्स हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स बनाने हैं, वो रैंडम नंबर्स जनरेटर की इनपुट बनेगी। अब वो सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स कैसे बनाएंगे हम, हमें कैसे चाहिए, क्या कंडीशन या क्या ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे कि हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स मिल जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देखो, यहाँ पे ये जो नोटेशन है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि जब हमें सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स चाहिए ना, उसके लिए हम कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे कि एक होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक होती है दिस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब हम आज के ट्यूटोरियल में ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे ताकि हम कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकें। जो रैंडम नॉइज़ मतलब कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकें जो कि जनरेटर की इनपुट बने। तो वो यहाँ पे अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे ये जो नोटेशन है ये क्या बता रही है। इस नोटेशन में ये जो z है ये है वेरिएबल जो कि रैंडम नॉइज़ को स्टोर करेगा, ठीक है। ये एक वेरिएबल है जो क्या करेगा, रैंडम नॉइज़ को स्टोर करेगा। एंड इस पूरी नोटेशन का मतलब क्या है कि हम ये जो रैंडम नॉइज़ है इसको सैम्पल कर रहे हैं यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो वो रैंडम नंबर्स हमें चाहिए ना, सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स, वो दे शुड बी विद द मीन ऑफ 0। ये 0 क्या है, मीन, एंड 1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो भी हमें रैंडम नॉइज़ के लिए रैंडम नंबर्स का सीक्वेंस चाहिए वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके हम बनाना चाहते हैं। एंड वो जो नंबर हैं वो कैसे जनरेट होनी चाहिए, they should get generated with the mean of 0 and the standard deviation of 1। तो ये वाली नोटेशन क्लियर हो गई। तो इसके थ्रू हम रैंडम नॉइज़ जनरेट करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया, रैंडम नॉइज़ मतलब कुछ रैंडम नंबर्स, ओके। अब
अगर आपको, अब हमने ये तो देख लिया, बट हम अब कोडिंग के थ्रू देखेंगे ये रैंडम नॉइज़ वाला जो कोड है वो होता कैसे है, हम करेंगे कैसे। ये बहुत सिंपल है, सिंगल लाइन का कोड है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे काम करेगा। ये देखो हमने क्या किया यहाँ पे, वी आर इम्पोर्टिंग numpy, राइट। फिर ये जो सिंगल लाइन है, ये देख रहे हो, ये सिंगल लाइन को यूज़ करके आप रैंडम नॉइज़ जनरेट कर सकते हो। np.random .normal, ये नॉर्मल क्या है, मैंने क्या बताया था, ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके रैंडम नंबर जनरेट करने हैं विद द मीन वैल्यू ऑफ 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। अब ये साइज़ का क्या मतलब है, साइज़ 1,5, इसका मतलब है हमें 1 रो चाहिए, 1 रो, उसके अंदर 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम रैंडम नॉइज़ बोल तो रहे हैं, वो जो कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स हैं, बट कितने रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 5। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, इस z वेरिएबल को प्रिंट करोगे, तो देखो आपको आउटपुट मिलेगी ये। तो ये हमारी एक रैंडम नॉइज़ बन गई, जिसमें ये क्या है, 1 डायमेंशनल रैंडम नॉइज़, जिसमें कि 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह का जो वैल्यू है ना, इस तरह की जो इनपुट है वो जाएगी जनरेटर को। ये जो रैंडम नॉइज़ है ये हम इस तरह से बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको numpy वाला मेथड बताया, और वो जो रैंडम नंबर्स हैं वो इनपुट बनेगी जनरेटर की। क्लियर हो गया रैंडम नॉइज़। अब हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं। जब ये रैंडम नॉइज़, ये वाली रैंडम नॉइज़ मिल गई, अब हम अगला पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे पास आ गया जनरेटर नेटवर्क। ये जो GAN नेटवर्क था ना, ये जो GAN नेटवर्क था, जो सिर्फ मैंने यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक बनाया हुआ है, अब मैं इसकी सारी लेयर्स आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि वो कैसे काम करती है। यहाँ पे देखो, तो इस तरह का दिखता है आपका GAN नेटवर्क। रैंडम नॉइज़ हमें पता चल गई। ये 100 × 1 का क्या मतलब है कि हमें 1 डायमेंशनल वेक्टर चाहिए जिसमें कितनी वैल्यूज़ होंगी, 100 वैल्यूज़ होंगी। जैसे हमने अभी 5 वैल्यूज़ जनरेट करी ना ऊपर रैंडम नॉइज़ में, एंड ये वाले मेथड से हमने 5 वैल्यूज़ जनरेट करी, ऐसी 100 वैल्यूज़ जनरेट करेंगे। तो वो कैसे होएगी, सिंपल, इस 5 की जगह पे आप 100 लिख दोगे तो आपको 1D वेक्टर मिल जाएगा जिसमें 100 वैल्यूज़ होंगी। एंड वो वाली जो 100 वैल्यूज़ हैं, रैंडम नॉइज़ है जो कि z वेरिएबल में है, वो अगली लेयर के पास चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस लेयर का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे ना 2 काम हो रहे हैं। यहाँ पे वो 2 काम क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हम 2 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम यूज़ कर रहे हैं डेंस लेयर, दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं रीशेप। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डेंस एंड रीशेप क्या काम करती हैं यहाँ पे। तो अब जब ये रैंडम नॉइज़ थी, ये हमने क्या जनरेट करना है, जनरेटर का मेन गोल क्या है, फेक इमेज जनरेट करना। तो मतलब ये जो रैंडम नंबर्स थे, हमें धीरे धीरे इनको उस फॉर्मेट में लेके आना ना, इमेज वाले फॉर्मेट में, ताकि हमें एक इमेज मिल सके जिसकी कुछ हाइट हो, विड्थ हो, और वो उसके 3 चैनल्स हों, RGB, है ना, तभी तो वो इमेज लगेगी। तो अभी पहले हमें ये जो रैंडम नॉइज़ है ना, इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि वो इमेज की तरह दिखने लग जाए, उसकी कुछ हाइट हो, विड्थ हो, डेप्थ हो। अभी तो क्या है ये, अभी तो ये सिर्फ 1D वेक्टर है, लो डायमेंशनल स्पेस में है। अभी हमें इसको हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी कुछ हाइट होएगी, कुछ विड्थ होगी, कोई चैनल्स होंगे, उस तरह से। तो अब वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारा गोल क्या है, यहाँ पे देखो, हमने ना ये 100 डायमेंशनल जो रैंडम नॉइज़ वेक्टर है, इसको इस साइज में कन्वर्ट करना है। 8 × 8 × 128। 128 क्या है, कितने फीचर मैप्स चाहिए आपको, हमें 128 फीचर मैप्स चाहिए इस साइज़ के, 8 × 8 साइज़ के, मतलब हाइट एंड विड्थ ऑफ ईच फीचर मैप जो होगी वो कितनी होगी, 8। हाइट भी 8 होगी एंड विड्थ भी 8 होगी। कुछ ऐसा स्क्वायर सा बन जाएगा ना, हर एक फीचर मैप ऐसा दिखने लग जाएगा। पहले क्या था, पहले हमारे पास जो रैंडम नॉइज़ थी वो इस तरह की थी, एक 1D वेक्टर, इसमें कुछ वैल्यूज़। अब हम इसको कन्वर्ट करके कैसा बनाना चाहते हैं, ऐसे, जिसकी हाइट भी 8 हो, विड्थ भी 8 हो, और ऐसे कितने फीचर मैप्स चाहिए हमें, ऐसे हमें 128 फीचर मैप्स चाहिए, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए
मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, उस एग्जाम्पल से हम पहले टास्क अंडरस्टैंड करेंगे, फिर दोबारा हम अपने जनरेटर मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। तो समझो एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में ना सोचो कि हमारे पास ना रैंडम नॉइज़ की जो वैल्यूज़ है ना 3 वैल्यूज़ हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 100 वैल्यूज़ ना, क्योंकि 100 वैल्यूज़ के ऊपर कोड को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अभी के लिए आप सपोज करो यहाँ पे आपके पास ना 3 वैल्यूज़ हैं, रैंडम नॉइज़ में 3 वैल्यूज़ हैं, 1D वेक्टर है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास एक रैंडम नॉइज़ है जिसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इमेज लाइक ऐसे वाले फॉर्म में, ठीक है, जिसकी हाइट विड्थ हो। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने सब ने देखा होगा, हम बहुत बार यूज़ करते हैं, y = w z + b। z यहाँ पे क्या है हमारा रैंडम नॉइज़, यानी कि हमारी इनपुट। जनरली आपने इस फॉर्मूला को इस तरह से देखा होगा, y = w × x, x इज़ इनपुट प्लस b इज़ बायस, y जो हमें आउटपुट चाहिए। यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या है z, क्योंकि z हमारी इनपुट है जो कि रैंडम नॉइज़ है। तो ये हमारी वेट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वेट मैट्रिक्स है, ये इनपुट है, ये बायस है, ये बायस की वैल्यूज़ हो गई। अब हमने यहाँ पे w एंड z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस 0.1 को पहले हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, -0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, हमें w × z मिल गया, wz मिल गया यहाँ पर। अब हमने उसमें क्या ऐड करना है, बायस ऐड करनी है। तो ये देखो हम बायस ऐड कर रहे हैं, तो wz हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, उसमें हमने बायस ऐड कर दी, ये वाली बायस जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है, ये वैल्यू देख रहे हो ना यहाँ पे, बायस ऐड कर दी, तो हमें y की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। और कैसा एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए, हम इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो जो एक्टिवेशन फंक्शन इमेजेस के लिए होता है ना वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेल्यू बताया हुआ है, मैंने रेल्यू यूज़ किया हुआ है। तो रेल्यू फंक्शन क्या करते हैं, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ना उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ये देखो हमारे y के अंदर ये जो सेकेंड वैल्यू थी ये क्या है, -0.82। तो यहाँ पे देखो जब हमने रेल्यू फंक्शन लगा दिया y के ऊपर, तो जो माइनस वाली वैल्यू थी वो क्या बन गई, 0 बन गई। मतलब हमारे पास कोई माइनस वाली वैल्यू नहीं रह जाएगी, हमारी जो भी माइनस में वैल्यू होगी वो 0 बन जाएगी। तो इस तरह से एक्टिवेशन फंक्शन काम करते हैं और ये आपको फाइनल आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने ये क्या एक्सप्लेन किया, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ये जो आपका जो डेटा होगा ना, ये रैंडम नॉइज़ होगी, उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे केस में z कितना है, हमारे केस में z की वैल्यू क्या है 100। तो आप एज्यूम करो यहाँ पे 100 वैल्यूज़ हैं, आपके पास वेट मैट्रिक्स होगी, आपके पास बायस होगी, आप वेट को रैंडम नॉइज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बाद में उसके ऊपर बायस चला दोगे, फिर यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन चलाओगे। यहाँ पे मैंने रेल्यू फंक्शन यूज़ किया, आप tan h फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो आपको -1 एंड +1 के बीच में सारी वैल्यूज़ देगा, ओके। तो उसके बाद जब आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, हमने क्या किया, हमें ये वाली जो वैल्यू मिल गई यहाँ पे रेल्यू के बाद, अब हमें इसको रीशेप करना है इस वैल्यू को, किसमें 8 × 8 × 128 में, यानी कि हमें फीचर मैप्स चाहिए 128 जिनका साइज़ होना चाहिए 8 × 8। तो वो काम करा, अब हमने रीशेप करा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, हम क्या यूज़ कर रहे हैं इस वाले स्टेप पे, हम क्या दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डेंस लेयर यूज़ कर रहे हैं, रीशेप यूज़ कर रहे हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर मतलब हर एक न्यूरॉन जो होता है, हर एक अगले न्यूरॉन अगली लेयर के न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे y = wz + b, ठीक है। एंड इस वाली चीज़ को यूज़ करने का मतलब क्या है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो हमारा डेटा है यहाँ पर रैंडम नॉइज़ है, ठीक है, जो कि 1 डायमेंशनल वेक्टर है, ये अभी ना क्या है लो डायमेंशनल स्पेस में है, तो हमने उसको हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जब हमें एक ऐसे वेक्टर मिल जाएगा ना हाई डायमेंशनल स्पेस में, फिर हम उसको रीशेप यूज़ करके
इस साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये तो काम हो गया फर्स्ट वाली लेयर का, जहाँ पे हम डेंस लेयर एंड रीशेप यूज़ कर रहे हैं। तो अब फाइनली आपको 8x8 हाइट एंड विड्थ वाले फीचर वे मैप्स मिल गए। कितने फीचर मैप्स? 128 फीचर मैप। अब आप अगली लेयर्स में देखना, एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे भी कॉन्व 2D लेयर है, कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर, कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर, यहाँ पे भी कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर। अब ये कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर का मतलब क्या होता है? ये ना आपकी इमेज को अप सैम्पल करते हैं। अप सैम्पलिंग मतलब अब ये जो फीचर मैप यहाँ पे मिला हमें फर्स्ट लेयर पे, जिसका साइज़ 8x8 है, ये तो बहुत छोटा फीचर मैप है। और हमारा मेन गोल क्या है? जनरेटर का मेन गोल क्या है? कि एक फेक सैम्पल क्रिएट करना जो कि बिल्कुल रियल दिखे। तो हमें ना धीरे धीरे ये जो 8x8 हाइट एंड विड्थ 8 वाला फीचर मैप है ना, इसका साइज इंक्रीज करना है। इमेज थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। 8x8 का तो मतलब ये होता है 8 पिक्सल्स आपकी हाइट है, 8 ही पिक्सल्स विड्थ है, एंड 1 पिक्सल इज जस्ट 1 डॉट। ठीक है, तो हमें इसका साइज इंक्रीज करना है, मतलब इस 8x8 इमेज को अप सैम्पल करना है। तो उसके लिए हम कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर यूज़ कर रहे हैं कुछ बार। ठीक है, इन दिस एग्जांपल मैं 3 टाइम्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हर दिस कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर क्या करेगी? हमारी इमेज का साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे साइज़ क्या हो गया? इमेज का साइज़ क्या हो गया? फीचर मैप का साइज़ क्या हो गया? 16x16। इससे डबल हो गया ना, 8x8 था, अभी 16x16 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे कितने फीचर मैप्स हैं? 256। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने नंबर ऑफ फीचर मैप्स 128 से इंक्रीज करके 256 बना दिए, एंड हाइट एंड विड्थ उस फीचर मैप की 8x8 से इंक्रीज करके 16x16 बना दी। एंड ये अप सैम्पलिंग का रीज़न क्या है? क्योंकि ये हम इसलिए अप सैम्पल कर रहे हैं क्योंकि हमें एक इमेज जनरेट करनी है। एंड नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो ना हमारा मॉडल होगा ना, वो ज़्यादा डिटेल में इमेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दोबारा से जब ये वाले यहाँ पे हमारे पास ये वाला आउटपुट जनरेट हो गया, इस लेयर की आउटपुट क्या होगी कि हमारे पास फीचर मैप होंगे जिनका साइज़ होगा 16x16, एंड हमारा काम क्या है? और फीचर मैप कितने हैं? 256। अब नेक्स्ट लेयर पे गए। अब नेक्स्ट लेयर की इनपुट क्या होगी? पुरानी लेयर की आउटपुट इज़ द इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर। इसकी आउटपुट क्या है? इसकी आउटपुट है ये। क्या है यहाँ पे? देखो, हाइट एंड विड्थ ऑफ दैट फीचर मैप इज इंक्रीज्ड। 32x32 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर इमेज का साइज़ था इतना, यहाँ पे इमेज का साइज़ इतना हो गया, एंड यहाँ पे ये इमेज का साइज़ अब इतना हो गया। बढ़ रही है ना इमेज, देखो। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स ना कम कर दिए हमने। अब ये क्यों कर रहे हैं? अब एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे चैनल कम है, अगली वाली लेयर में चैनल और कम हो गए, फिर अगली वाली लेयर में सिर्फ 3 रह गए। बट ये देखो, यहाँ पे ये जो हाइट एंड विड्थ है फीचर मैप की, वो बढ़ गई है अगली लेयर में, है ना, पर चैनल कम हो गए। वो क्यों? वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, फाइनल गोल क्या है? इमेज चाहिए, एंड कभी भी कोई कलर्ड इमेज होती है तो उसके कितने चैनल्स होते हैं? 3 चैनल्स होते हैं, R, G एंड B। एंड ये 3 का मतलब यहाँ पे वही है RGB। अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हमें रियल इमेज चाहिए, जो फेक इमेज चाहिए जो रियल लगे, एंड उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि वो जो भी हम साइज़ चाहते हैं इमेज का। तो मैं आज के वीडियो के लिए क्या चाहती हूँ ना, मैंने जो आउटपुट वीडियो चाहिए मेरे को, उस आउटपुट वीडियो का साइज़ कितना होना चाहिए? आउटपुट इमेज जो मैं चाहती हूँ वो क्या है? जनरेटर जो हमें आउटपुट इमेज देगा उसका साइज़ कितना होना चाहिए? 64x64, एंड वो कलर्ड इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 3 चैनल्स R, G एंड B, ये साइज़ हमें चाहिए। तो हमें धीरे धीरे ना इन लेयर्स का जो आउटपुट होगी, इस तरह से इनकी आउटपुट को अरेंज करना है कि हमें फाइनली वो आउटपुट इमेज मिल सके। ठीक है, फेक वाली इमेज मिल सके। तो इसलिए धीरे धीरे जब पहले हमने 256 चैनल्स रखे, उसके बाद में अब रिड्यूस करने लग गई चैनल्स, फिर यहाँ पे मैंने और रिड्यूस कर दिए। धीरे धीरे चैनल को रिड्यूस करते जाएंगे लेयर बाय लेयर, एंड हाइट एंड विड्थ जो है फीचर मैप की इंक्रीज करते रहेंगे। उस तरह से हमें क्या होगा? आउटपुट इमेज मिल जाएगी फेक वाली।
तो यहाँ पे देखो फिर से हमने कॉन्व 2D ट्रांसपोज लेयर किया, जिसका काम क्या है, इमेज को अप सैम्पल करना। तो हमने 32x32 साइज से 64x64 कर दिया। एंड यहाँ पे ये लास्ट वाला 64 क्या है, पिछली लेयर में फीचर मैप्स कितने थे 128, अब हमने इनको रिड्यूस करके 64 कर दिया, क्योंकि गोल क्या है, लास्ट में 3 चैनल्स रहने चाहिए। तो लेयर बाय लेयर रिड्यूस करेंगे तभी धीरे धीरे करके सारा वो आउटपुट अच्छे से, बिना डेटा लॉस के, बिना किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लॉस से। तो अगर हम लेयर बाय लेयर थोड़ा थोड़ा नंबर ऑफ फीचर मैप्स को रिड्यूस करेंगे तो तभी आउटपुट लॉस भी नहीं होगी, कोई इंफॉर्मेशन लॉस भी नहीं होगी, और हमें एक अच्छी जनरेटर की आउटपुट मिल पाएगी, राइट। तो फाइनली इसके बाद मैंने क्या सोचा कि मेरे को हाइट एंड विड्थ तो इतनी चाहिए थी 64x64, जो कि मुझे इस वाली ट्रांसपोज लेयर से मिल गई। तो अब मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज लेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्व 2D ट्रांसपोज हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें इमेज को अप सैम्पल करना है, जब हमें इमेज का साइज़ बढ़ाना है। पर अब मुझे साइज़ तो इमेज इतना ही चाहिए ना, 64x64। तो मैंने अगली लेयर में क्या किया, कॉन्व 2D ट्रांसपोज नहीं यूज़ किया, सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने कोड लिखा एंड मेरे को ये वाला साइज़ मिल गया 64x64x3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस लेयर के यहाँ पर हम एक एक्टिवेशन फंक्शन भी यूज़ करते हैं लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन या फिर tan-h एक्टिवेशन फंक्शन, जो भी आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ करोगे। एंड फाइनली आपको एक फेक इमेज मिल जाएगी जनरेटर से। तो ये काम होता है जनरेटर का। अब जो जनरेटर की आउटपुट है यानी कि फेक इमेज है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी फेक इमेज है जो जनरेटर ने जनरेट करी है इस रैंडम नॉइज से, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, G मतलब जनरेटर, Z मतलब ये वाली रैंडम नॉइज। तो जब हमने रैंडम नॉइज के ऊपर जनरेटर चलाया तो हमें ये वाली फेक इमेज मिल गई, जिसका साइज़ क्या है 64x64x3। तो आई होप जनरेटर का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा। मैं लॉस फंक्शन अभी एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ हम बाकी लेयर्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ हमने एक बार रैंडम नॉइज़ को क्या कर दिया, इमेज के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे कर दिया, फिर सिर्फ हम ट्रांसपोज लेयर यूज़ करके हर इमेज को लेयर बाय लेयर हम सिर्फ इमेज का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं और फाइनली हमें जनरेटेड इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर ना मैंने वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी किया था कि रैंडम नॉइज़ हमारे पास ऐसी 100 वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे क्या है, ये 100 Z में क्या था, रैंडम नॉइज़ थी ना 100 वैल्यू। फिर वो फर्स्ट वाली लेयर, ये वाली लेयर एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने ये जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8x8 मतलब हाइट, ये यहाँ पे कितने फीचर मैप्स हैं, ये जो फीचर मैप्स हैं ये कितने हैं, 128 फीचर मैप्स। एंड हर फीचर मैप का साइज कितना है, 8x8। तो जब आप 8x8x128 मल्टीप्लाई करते हो ना, आपको 8192 वैल्यू मिलती है। 8192 वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि आपको 8192 न्यूरॉन्स चाहिए इनको हैंडल करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे मैंने बोला आपको डेंस लेयर भी यूज़ होगी और रीशेप भी लेयर यूज़ होगी, ये वाली डेंस लेयर की इनपुट थी ये 100 डायमेंशनल वेक्टर। उसके बाद डेंस प्लस रीशेप जब हमने चला लिया तो हमें ये जो इनपुट थी इस तरह से अरेंज हो गई, ठीक है। तो डेंस लेयर की इनपुट क्या थी, रैंडम नॉइज, जिसकी डायमेंशन क्या थी 100 डायमेंशन। आउटपुट ऑफ डेंस लेयर क्या बनी, डेंस लेयर, ये वाली रीशेप एंड डेंस लेयर की आउटपुट जो थी वो क्या थी, डेंस लेयर की आउटपुट क्या बनी हमारी, डेंस लेयर की आउटपुट बनी 8192 न्यूरॉन्स, ठीक है। अब 8192 न्यूरॉन्स को हमने अरेंज करा इस शेप के अंदर, तो ये फाइनल हमारी आउटपुट बन गई। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज़, हमने क्या अंडरस्टैंड करा है। मैं ये वाली चीज़ के लिए ना मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिखा था ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हमारे पास ये हो गया था, ये इनपुट बनी थी कॉन्व 2D को, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। तो गाइज अब जब हमें
ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड हो गया, ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशनल लेयर कैसे काम करती है, अप सैंपल करती है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो हम क्या बोलेंगे, डेंस प्लस रीशेप, इस लेयर की यहाँ पर हमारे पास किस रेजोल्यूशन के फीचर मैप्स थे और कितने फीचर मैप थे, डेंस प्लस रीशेप ये वाली लेयर, तो 8x8 रेजोल्यूशन थी, मतलब हाइट एंड विड्थ ऑफ ईच फीचर मैप इज 8x8 एंड कितने फीचर मैप्स हैं यहाँ पे 128 फीचर मैप्स। फिर ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशनल, ये फर्स्ट लेयर ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन 1, यहाँ पे किस रेजोल्यूशन के फीचर मैप्स हैं हमारे पास 16x16 के, एंड कितने फीचर मैप्स हैं 256 फीचर मैप्स, राइट। एंड उसके बाद ये वाली जो सेकेंड लेयर है, यहाँ पर किस साइज के क्या रेजोल्यूशन है हमारे फीचर मैप्स का 32x32, एंड कितने फीचर मैप्स हैं ये 128। एंड देन दिस थर्ड लेयर पे हमारे पास किस रेजोल्यूशन के फीचर मैप्स हैं 64x64, एंड हाउ मेनी फीचर मैप्स 64 फीचर मैप्स। उसके बाद ये जो लेयर है आउटपुट लेयर, यहाँ पे हमारे फीचर मैप की रेजोल्यूशन क्या है 64x64, एंड कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं 3। तो इस तरह से अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ये अब हमारे को मिल गया, ठीक है। अब ये जो आउटपुट लेयर है ना, ये जो फाइनल लेयर है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, ये मिल रही है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आउटपुट लेयर की इनपुट क्या है, इस लेयर की इनपुट क्या है, ये वाली है ना, पिछली लेयर की आउटपुट अगली लेयर की इनपुट बनेगी। तो इस फाइनल लेयर जो हमारी फाइनल आउटपुट लेयर है जनरेटर की, उसकी इनपुट क्या है 64x64x64। आउटपुट लेयर की इनपुट क्या है 64x64x64। आउटपुट्स स्पेशियल रेजोल्यूशन मतलब उसकी हाइट और विड्थ कितनी है 64x64। इसकी आउटपुट फाइनली हमें ये जो आउटपुट लेयर है इसकी आउटपुट क्या मिली, कितने फीचर मैप्स 3 मिली। एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज़ करा, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करा, सपोज आपने रेल्यू यूज़ करा, कोई भी एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करोगे और फिर फाइनल आपको आउटपुट मिल जाएगी 64x64x3, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि लॉस कैसे चेक होता है, लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि क्या होता है एआई के जो मॉडल्स होते हैं, कभी भी हम उनको ट्रेन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम मॉडल्स को कुछ इपॉक्स के लिए ट्रेन करते हैं। मतलब फर्स्ट लूप चलाया, फर्स्ट इपॉक चलाया, मॉडल की ट्रेनिंग हुई डेटा पे, फिर जब मॉडल की ट्रेनिंग हुई हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। उस लॉस से हमें पता चलता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी रही, मॉडल कैसे सीख रहा है। फिर उस लॉस के बेसिस पे हम मॉडल को नेक्स्ट इपॉक में इम्प्रूव करते हैं, जब हम वेट्स को अपडेट करके मॉडल को दोबारा ट्रेन करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि जो जनरेटर होता है वो लॉस कैसे, उसमें लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब सबसे पहले गोल क्या है जनरेटर का, गोल है जनरेटर का फेक इमेज को जनरेट करना। फेक इमेज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अभी ऊपर समझाया था ना, Z मतलब रैंडम नॉइज जनरेटर को मिली और उसने फेक इमेज बनाई। तो कहीं पे भी हम GZ लिख रहे हैं ना, उसका मतलब हम फेक इमेज बोल रहे हैं। एंड ये जो इमेज किसने जनरेट करी, जनरेटर ने, क्योंकि जनरेटर का मेन गोल ही वो है, ठीक है। तो जनरेटर की आउटपुट क्या हुई, यही जनरेटर की आउटपुट हुई ना GZ यानी कि फेक इमेज। डिस्क्रिमिनेटर की इनपुट क्या हुई, जनरेटर की आउटपुट विल बिकम इनपुट टू डिस्क्रिमिनेटर। यही वाली फेक इमेज जनरेटर की, जो फेक इमेज जनरेटर ने बनाई थी वो डिस्क्रिमिनेटर को मिलेगी एंड डिस्क्रिमिनेटर बताएगा कि ये जो इमेज है ये फेक है या फिर ये रियल है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटर होता है ना, ये क्लासिफायर का काम करता है। तो ये आपको बताएगा कि ये जो इमेज है जनरेटर ने जो जनरेट करी है ये फेक है कि ये रियल है, ओके। तो ये हमारा गोल ये है, इस तरह से काम होगा। तो यहाँ पर
अब अगर आपको जनरेटर का लॉस कैलकुलेट करना सीखना है ना, आपको देखना है कि जनरेटर लॉस कैसे कैलकुलेट करता है, तो उसके लिए ना डिस्क्रिमिनेटर को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटर को भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर अब कैसे काम करता है, देखो ये डिस्क्रिमिनेटर मॉडल है। डिस्क्रिमिनेटर के पास ना दो चीज़ें जाती है, फेक डेटा जो कि जनरेटर ने बनाया है, हमारे जनरेटर ने भी डेटा बनाया था ना जिसका साइज इतना था 64x64x3, एंड ये है रियल डेटा जो कि हमारा ट्रेनिंग डेटा है ना, जिसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग वाला डेटा भी एंड जो जनरेटर ने जनरेट किया है वो डेटा भी, ये दोनों इमेजेस, मान लो ये रियल इमेज है, ये फेक इमेज है जो जनरेटर ने जनरेट करी है, ये दोनों इमेजेस डिस्क्रिमिनेटर के पास गई। अब डिस्क्रिमिनेटर ने ना यहाँ पे क्या काम करना है, डिस्क्रिमिनेटर बताएगा कि जो तो एक्चुअल डेटा सेट की इमेज है हमारे, उसको डिस्क्रिमिनेटर को बताना चाहिए कि वो रियल इमेज है। जो जनरेटर ने इमेज भेजी है डिस्क्रिमिनेटर के पास, उसको उसे बताना चाहिए कि ये फेक इमेज है। अगर डिस्क्रिमिनेटर ये चीज़ बता पाता है तो ही डिस्क्रिमिनेटर आपका अच्छे से काम कर रहा है, नहीं तो वो नहीं कर रहा काम अच्छे से। तो अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये होता है जनरेटर का लॉस कैलकुलेट करने के लिए। L मतलब लॉस, G मतलब जनरेटर, जनरेटर का लॉस कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो, GZ, ये मैंने क्या बताया था, GZ क्या चीज़ होती है, ये फेक इमेज है। ये हमें किससे मिली थी, ये हमें मिली थी जनरेटर से, जनरेटर की आउटपुट है ये। तो ये जो फेक इमेज है ये किसके पास जा रही है, डिस्क्रिमिनेटर के पास। D मतलब डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर के पास फेक इमेज गई, DGZ, ओके। फिर लॉस ऑफ ये जनरेटर, अगर तो यहाँ पर जनरेटर का मेन गोल क्या है, जनरेटर का गोल ये है कि डिस्क्रिमिनेटर को वो फूल कर सके, मतलब कि जनरेटर उसको फेक इमेज दे डिस्क्रिमिनेटर को, और डिस्क्रिमिनेटर उसको अगर रियल बोल रहा है तो मतलब डिस्क्रिमिनेटर इज़ गेटिंग फूल्ड बाय जनरेटर्स आउटपुट। तो अगर तो ऐसा हो रहा है तभी जनरेटर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम ये एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये जनरेटर की जो आउटपुट इमेज थी, जब वो डिस्क्रिमिनेटर के पास गई, डिस्क्रिमिनेटर ने ना ये वैल्यू दी 0.9। गाइस एक चीज़ याद रखना, डिस्क्रिमिनेटर आपको कभी भी जो आउटपुट देगा ना वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी और वो वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 के बीच में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट हमेशा क्या होगी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। G ऑफ Z जो फेक इमेज है, जब हमने वो डिस्क्रिमिनेटर को दी तो डिस्क्रिमिनेटर ने ना आउटपुट दी 0.9। मैंने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेटर हमेशा आउटपुट कैसे देगा, 0 प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा जो कि 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। अगर डिस्क्रिमिनेटर फेक इमेज, यानी कि जो इमेज जनरेटर ने जनरेट करी है उसके ऊपर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेटर इज़ गेटिंग फूल्ड, है ना, क्योंकि है तो ये फेक वैल्यू पर डिस्क्रिमिनेटर उसको बोल रहा है कि आई एम 90% श्योर कि ये रियल इमेज है। दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेटर जो है वो जनरेटर की इमेज जो है उसको 90% बोल रहा है कि ये रियल इमेज है। जब ऐसा होगा उसका क्या मतलब है कि जनरेटर अच्छा काम कर रहा है, जनरेटर अच्छा काम कर रहा है, तभी तो डिस्क्रिमिनेटर ये बता नहीं पा रहा ना कि वो इमेज रियल है कि फेक है। वो 90% श्योर है डिस्क्रिमिनेटर कि ये इमेज रियल है, जबकि वो इमेज फेक इमेज है। ZZ मतलब जनरेटर की आउटपुट फेक इमेज है ना, तो जनरेटर इज गेटिंग फूल्ड। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। जब डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर जनरेटर का लॉस फाइंड आउट करने के लिए, अगर डिस्क्रिमिनेटर की प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई है, दैट मीन्स जनरेटर का लॉस क्या है, लेस है। जनरेटर का लॉस लेस क्यों है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर का लॉस ज़्यादा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर काम अच्छे से नहीं कर रहा। डिस्क्रिमिनेटर अगर
फेक इमेज को 90% बोल रहा है कि वो करेक्ट इमेज है, दैट मीन्स कि जनरेटर का जो लॉस है वो बहुत कम होगा ना। जनरेटर का लॉस कम होने का मतलब कि जनरेटर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सपोज करो ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो जो जनरेटर की फेक इमेज है, जब वो डिस्क्रिमिनेटर के पास गई, डिस्क्रिमिनेटर ने क्लासिफाई करके बताया 0.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेटर बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेटर इज़ नॉट श्योर वेदर दैट इमेज इज़ रियल और फेक, क्योंकि यहाँ पे 0.5 प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी है डिस्क्रिमिनेटर ने। मतलब डिस्क्रिमिनेटर ना 50-50% श्योर है, वो 50% तो श्योर है कि शायद ये इमेज रियल है या फिर शायद ये इमेज फेक है। इसका मतलब अगर ऐसी इनपुट डिस्क्रिमिनेटर दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनरेटर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जनरेटर का जो लॉस है वो 0 के पास नहीं है, वो 1 वाली वैल्यू के पास है, ठीक है। तो जनरेटर के लॉस में क्या होता है कि जनरेटर को अपनी लॉस वैल्यू कम से कम करनी है। जितनी जनरेटर की लॉस वैल्यू कम होएगी उसका मतलब जनरेटर उतना ही अच्छा काम कर रहा है। और जनरेटर का लॉस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? डिस्क्रिमिनेटर से फीडबैक लेनी पड़ रही है ना। डिस्क्रिमिनेटर की फीडबैक पे ही हम पता लगा पाएंगे कि जनरेटर का लॉस कैसा है। अब देखो, जब डिस्क्रिमिनेटर को हमने फेक इमेज पे रन किया तो डिस्क्रिमिनेटर ने बोला कि मैं 50% श्योर हूँ कि ये रियल इमेज है, 50% श्योर हूँ कि ये फेक इमेज है। इसका मतलब कि वो इमेज इतनी अच्छी नहीं है। अब वो फेक इमेज जो जनरेट हो रखी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तभी तो डिस्क्रिमिनेटर फूल नहीं हो रहा ना, तभी तो वो 50% श्योर है, 50% नहीं श्योर है। इसका क्या मतलब है कि हमें जनरेटर को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारा जनरेटर अभी इतनी अच्छी इमेजेस जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब हमें जनरेटर की जो लॉस वैल्यू है उसको 0 के पास लाना है। जितनी छोटी लॉस की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा वो मॉडल काम करेगा। तो इस तरह से हम जनरेटर का लॉस फाइंड आउट करते हैं। जनरेटर के लॉस को पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेटर की फीडबैक चाहिए होती है। डिस्क्रिमिनेटर की जैसे ये फीडबैक थी या ये फीडबैक थी, मतलब ये वाली आउटपुट डिस्क्रिमिनेटर ने दी फेक इमेज के ऊपर, ये वाली आउटपुट डिस्क्रिमिनेटर ने दी फेक इमेज के ऊपर। अगर तो डिस्क्रिमिनेटर ऐसी आउटपुट देगा, अगर तो डिस्क्रिमिनेटर फेक इमेज को बोल रहा है कि मैं 90% श्योर हूँ या 95% श्योर हूँ कि ये रियल इमेज है, दैट मीन्स जनरेटर इज डूइंग गुड वर्क, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा जनरेटर का लॉस। तो जनरेटर का लॉस कैसे डिज़ाइन किया गया होता है कि जब हम जनरेटर से जनरेट हुई इमेज डिस्क्रिमिनेटर को दें और डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू 1 के क्लोज हो, हम जनरेटर का लॉस ऐसे डिज़ाइन करते हैं, हम जनरेटर को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जब जो डिस्क्रिमिनेटर है फेक इमेज को 1 आउटपुट दे या क्लोजर टू 1 आउटपुट दे, दैट मीन्स जनरेटर इज परफॉर्मिंग वेल। यही चीज़ अभी हमने अंडरस्टैंड की है, राइट। तो ये तो हो गया जनरेटर का लॉस। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिस्क्रिमिनेटर के लॉस के बारे में, डिस्क्रिमिनेटर कैसे काम करेगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटर के पास 2 इनपुट्स जाती हैं, एक तो रियल डेटा सेट की इमेज है ना। तो रियल एक्स मतलब एक्चुअल डेटा जिसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो अब डिस्क्रिमिनेटर को ना 2 काम करने हैं यहाँ पे। ये डिस्क्रिमिनेटर है हमारा, डिस्क्रिमिनेटर के बाद 2 इनपुट्स जा रही हैं। एक तो है एक्स मतलब एक्चुअल डेटा ऑफ आर डेटा सेट, एक है फेक को हम क्या बोल रहे हैं, GZ। अब जब तो डिस्क्रिमिनेटर एक्स को देखे, मतलब एक्चुअल डेटा को देखे, तो उसको आउटपुट देनी चाहिए 1, मतलब कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये इमेज एक्चुअल डेटा सेट से बिलोंग करती है। जब डिस्क्रिमिनेटर को हम इमेज दें फेक, तो डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू जो है वो क्लोजर टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। 1 एक्चुअल इमेज को वो बोले कि ये रियल इमेज है। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेटर शुड डू ना। एक्चुअल इमेज यानी कि एक्स को वो बोले 1 कि मैं 100% श्योर हूँ ये रियल इमेज है। फेक इमेज की वो जो आउटपुट दे वो हो 0 के क्लोजर कि आई एम
ये रियल इमेज नहीं है। ज़ीरो मतलब डिस्क्रिमिनेटर इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड टू फाइंड आउट वेदर द इमेज इज़ रियल और फेक। तो हमेशा डिस्क्रिमिनेटर को क्या करना है, रियल डेटा के ऊपर एक्चुअल डेटा सेट जब डिस्क्रिमिनेटर के पास जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू किसके पास होनी चाहिए, 1 के पास, कि 100% श्योर हूँ कि ये रियल इमेज है। जब डिस्क्रिमिनेटर को हम फेक इमेज दें, जनरेटर की आउटपुट फेक इमेज जब डिस्क्रिमिनेटर को दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू होनी चाहिए क्लोजर टू 0, मतलब कि वो बोले कि ये 0% दिस इज़ अ रियल इमेज, है ना। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अब इनको यूज़ करके ये देखो फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पे, log ऑफ d ऑफ x मीन्स एक्चुअल डेटा, यहाँ पर जनरेटर की आउटपुट, ये जनरेटर की आउटपुट है, ये एक्चुअल डेटा है, ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। अगर d ऑफ x, अब हम इसको अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो d ऑफ x जो है ना हमारा 1 है, एंड ये जो डिस्क्रिमिनेटर जब हमने फेक इमेज पे चलाया तो सपोज करो उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ, देखो ये वैल्यू log d ऑफ x की जगह मैंने क्या लिख दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिखनी है ना, तो 100% 1 लिख दिया। मतलब आवर डिस्क्रिमिनेटर इज सेइंग आई एम 100% श्योर दैट एक्चुअल डेटा इज अ रियल इमेज, एंड यहाँ पर इस वाली चीज़ की जगह मैंने लिख दिया 0। मतलब डिस्क्रिमिनेटर इज सेइंग 0, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेटर को 1% डाउट नहीं है कि वो फेक इमेज नहीं है, वो कह रहा है कि ये फेक ही इमेज है, ठीक है। तो फेक इमेज की प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा 0 के पास होनी चाहिए। एक्चुअल डेटा को जब हमारा डिस्क्रिमिनेटर बोलता है कि ये एक्चुअल इमेज ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 के पास होनी चाहिए। log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे भी log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0, तो लॉस क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा लॉस 0 है। लॉस 0 मतलब कि हमारा मॉडल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, हमारा डिस्क्रिमिनेटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। यही चीज़ मैंने बताई थी ना, जब हमें लॉस 0 मिल रहा है मतलब कि 1% उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डिस्क्रिमिनेटर इज़ वर्किंग सो वेल, है ना। तो अब मतलब सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर सबसे बेस्ट कंडीशन में कैसे काम करता है, जब वो एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 दे एंड फेक डेटा सेट के ऊपर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 दे, तब मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, 100% एक्यूरेसी से काम कर रहा है। एंड ये फॉर्मूला होता है उसको सॉल्व करने का, मैंने आपको बता ही दिया, एक्चुअल डेटा एंड फेक डेटा, इस तरह से हम कैलकुलेट करके मिलता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये जो एक्चुअल डेटा था जब वो हमने डिस्क्रिमिनेटर को दिया तो उसने हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो दी 0.45 दी, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेटर 50% ही श्योर है कि वो बोल रहा है 50% डिस्क्रिमिनेटर इज सेइंग दैट दिस इज़ अ रियल इमेज। रियल इमेज को जब हम डिस्क्रिमिनेटर को दे रहे हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेटर रियल इमेज को बोल रहा है कि मैं 50% ही श्योर हूँ कि ये रियल इमेज है। उसी तरह से जब हम फेक इमेज, जनरेटर ने जो जनरेट की हुई है इमेज, वो डिस्क्रिमिनेटर को दे रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा मॉडल बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेटर बोल रहा है कि मैं 50% ही श्योर हूँ कि ये रियल इमेज है, 50% मुझे लग रहा है कि ये फेक इमेज है, ठीक है। तो अब अगर हम सेम डिस्क्रिमिनेटर को लॉस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे d ऑफ x की जगह हमने क्या लगा दिया 0.5, यहाँ पे भी इसकी जगह पे हमने लगा दिया 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे एरर इज सो हाई, दैट मीन्स हमारे डिस्क्रिमिनेटर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारे डिस्क्रिमिनेटर को अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो रियल इमेज एंड फेक इमेज में डिफरेंस बता सके। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, देखो यहाँ पे लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटर इज़ 0, मतलब आवर मॉडल इज़ वेरी गुड ओवर हियर बिकॉज लॉस 0 है। यहाँ पे लॉस इज सो हाई
दैट मीन्स हमारे मॉडल को अभी डिस्क्रिमिनेटर मॉडल को अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये फॉर्मूला होता है लॉस कैलकुलेट करने का डिस्क्रिमिनेटर का। एंड ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये होता है किसका लॉस कैलकुलेट करने के लिए? जनरेटर का लॉस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब अगर आपको डिस्क्रिमिनेटर का लेयर बाय लेयर आर्किटेक्चर देखने तो डिस्क्रिमिनेटर ऐसे होता है। रियल इमेज जो कि मैंने बताई है, फेक इमेज यानी कि g ऑफ z है ना, यहाँ पे क्या था x, ये दोनों जा रही हैं, ये ऐसे लेयर्स होंगी, फाइनली बाइनरी आउटपुट आ जाएगी। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलती है, अगर तो वैल्यू 0 के क्लोज होगी मतलब डिस्क्रिमिनेटर बोल रहा है कि वो फेक इमेज है, अगर वैल्यू 1 के आस नियर होगी तो दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेटर बोल रहा है कि वो रियल डेटा है, वो फेक डेटा नहीं है। तो इस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये हमारा रियल इमेज थी। मतलब होता क्या है ना, लेयर बाय लेयर फाइनली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है गैन नेटवर्क को, बट जब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाती है तब क्या होता है, शुरू के इपॉक्स में जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं गैन की, उस वक्त क्या होता है, तब तो गैन इतनी अच्छी इमेज जनरेट नहीं करता है, तो डिस्क्रिमिनेटर ईजिली बता देता है कि ये फेक इमेज है, ये रियल इमेज है। बट जब बहुत सारी ट्रेनिंग हो जाती है जनरेटर की एंड डिस्क्रिमिनेटर की, बहुत सारे इपॉक्स के बाद क्या होता है ना, जनरेटर बिल्कुल रियल इमेज के जैसे इमेज जनरेट करने लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे रियल डेटा सेट की इमेज है और ये हमारी फेक इमेज है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फेक इमेज भी कितनी रियल लग रही है। तो जब हमारा जनरेटर मॉडल इस तरह की इमेज जनरेट करने लग जाता है ना, तब हम डिस्क्रिमिनेटर को देंगे ये। अब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटर ना यहाँ पे जनरेटर से फूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटर का जो लॉस होगा ना, वो क्लोजर टू 1 हो जाएगा। अब अगर डिस्क्रिमिनेटर का जो लॉस है वो क्लोजर टू 1 हो गया है ना, 1 प्रोबेबिलिटी वाली साइड जा रहा है, दैट मीन्स जनरेटर स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। तो वही हमारा मेन गोल है। तो फाइनली जब हम गैन्स की ट्रेनिंग पूरी कर देते हैं ना, उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेटर नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ फिर जनरेटर चाहिए होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें नया डेटा जनरेट करना है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, जनरेटर के थ्रू हो रहा है। डिस्क्रिमिनेटर तो हमें तब तक ही चाहिए था जब तक हम जनरेटर को नई इमेज जनरेट करना सिखा रहे थे। क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर अपनी फीडबैक देता है, वो एक तरह से कोई डिवाइस है हमारे पास जो ये बता रही है ये फेक है रियल है। जब वो डिवाइस को मतलब वो फ़र्क ना बता पाए कि ये रियल है कि फेक है, वो फेक को भी रियल बोलने लग जाए, तो हमें लगेगा कि हमारा जनरेटर अच्छे से काम कर रहा है, तो हमें उस डिस्क्रिमिनेटर की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, ये होता है गैन्स नेटवर्क का बेसिक आर्किटेक्चर। मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में हम डिफरेंट गैन नेटवर्क्स यूज़ करेंगे, हम डेटा जनरेट करने की ट्राई करेंगे। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।